हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी वीकेंड इफ्तार रूटीन कि आज मैंने क्या क्या इफ्तार में बनाया था। अच्छा वीकेंड था और मेरे हस्बैंड भी वीकेंड वाले दिन घर होते हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँ कि जो नॉर्मल दिनों में नहीं लेके साथ जा सकते हैं काम पे, क्योंकि फ्राई चीज़ें वो वैसे ही बहुत कम खाते हैं और लेके भी साथ नहीं जाती इस वजह से कि क्योंकि जो फ्राई चीज़ें वो जब बनी हो फ्रेश फ्रेश तभी उनका खाने का जो है मज़ा आता है। यहाँ पे जी मैंने इमली की चटनी पहले बनाई थी क्योंकि मैंने रमज़ान में नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कि जब मैं इस तरह से कोई दही भल्ले पकौड़े या इस तरह से कुछ बनाऊंगी तो तभी मैं साथ ही वो भी बना लूँगी, पहले से मैंने बना के नहीं रखनी। अच्छा मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में जिक्र करती हूँ कि जैसे मेरा बेटा प्रीमेच्योर हुआ था, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी डिस्कशन चल रही हो अबाउट बेबी, तो मैं अक्सर जिक्र करती हूँ। तो आज मैं बताऊँगी जी, ये जो मेरा थर्ड नंबर वाला बेटा है वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसका वज़न सिर्फ 1 किलो था। ही वाज़ बोर्न ओनली 1 किलो एंड ये वो टाइम था कि जब मैं इतना मेरा टफ टाइम था कि मैं आपको लफ्ज़ों में अगर बयान करना चाहूँ तो मैं कर नहीं सकती कि मैं कितना मुश्किल टाइम से मैं गुजरी थी। और 2 माह वो हॉस्पिटल में रहा था और उसके सर्वाइवल चांस पता नहीं था, सब अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। अच्छा और हुआ भी सी सेक्शन से था और ये मेरे लिए इतना ज़्यादा टफ टाइम था, मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा बेटा हो गया उसके बाद मैं घर आ गई और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है प्रीमेच्योर था, इसको न्यूनेटोलॉजी में रखा था, तो वहाँ पे मैं हर रोज़ जाती थी, सुबह भी जाती थी और शाम को, मतलब मैं दिन में 2 चक्कर लगाया करती थी। और आपको पता है जब सिज़ेरियन हुआ तो कितना बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है और इंसान के लिए चलना फिरना कितना मुश्किल हुआ होता है। लेकिन कहते हैं ना जब अल्लाह मियाँ सख्त सिचुएशन होती है तो फिर माँ को हिम्मत भी दे देता है। तो मैंने सुबह जाना और फिर मैंने रात को घर वापस आ जाना और कई दफ़ा मैं 9-10 बजे भी जाया करती थी रात के। और तब बर्फ़बारी के दिन थे, बर्फ़ होती थी क्योंकि ये सर्दियों में हुआ था पैदा। मैंने बर्फ़ में चल के जाना और आहिस्ता-आहिस्ता चल के जाना और बस मैंने रोते जाना और रोते-रोते ही मैंने घर वापस आना क्योंकि मुझसे चला भी सही से नहीं तब जाता था। और जो खाने वगैरह भी हैं वो मैं इस तरह करती थी कि अपनी मैं यखनी भी बना के मैंने फ्रीज़ कर देनी, क्योंकि मुझे पहले से पता था, डॉक्टर ने सब बता दिया हुआ था। तो मैंने जो है जितने भी यखनी जो थी इस तरह से मैंने बना के अंदर अदरक, लहसुन और जो भी थे स्पाइस जो खड़े मसाला जाते होते हैं वो मैंने डाल के फ्रीज़ कर दी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे बाद में नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मैंने इतना टाइम काटा था कि मैं खाने जो है मैंने बना के एडवांस मैंने फ्रीज़ कर दिए हुए थे, अपने यखनी के पैकेट बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए हुए थे। और फिर मैंने क्या करना, मैंने सुबह मेरी डेली की रूटीन होती थी, मैंने सुबह उठना होता था और उसके बाद जो मैंने जाना होता था हॉस्पिटल और वापस आते ही मैंने अपनी कभी मेरे मियाँ ने यखनी चढ़ा देनी, कभी मैंने खुद से कि बनी होती थी, बस सिर्फ पानी में उसको डालना था और चढ़ा दिया करना होता था, बस इतना सा काम होता था। और जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर सी बात है ऊपर दादा दादों के घर खाना खा लेते थे। और इतने बच्चे भी ज़्यादा डिस्टर्ब मेरे हो गए हुए थे ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेशक दादा दादों के पास जाते थे लेकिन बच्चों को जो है माँ की तवज्जो और प्यार और थोड़ा टाइम जो चाहिए होता है। और ऐसा होता था कि मैं एक एक दो दो दिन अपने ना बच्चों को देख भी नहीं पाती थी। इस तरह से टफ रूटीन हो गई हुई थी, मैंने सुबह जाना शाम को जाना और कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं रात के हॉस्पिटल में मुझे रहना पड़ता था कि उसकी दूध की भी प्रैक्टिस चल रही थी। फिर बीच में जी ऐसा हुआ, 1 माह बाद मुझे कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। तो फिर डॉक्टरों ने सख्ती से मना कर दिया कि ये प्रीमेच्योर बेबी है, सेंसिटिव है और फीडिंग ट्यूब पे है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है प्रीमेच्योर पैदा हुआ था और 1 किलो का था, तो इतना छोटा बच्चा खुद से जो है सक नहीं कर सकता है। तो जिसकी वजह से वो फीडिंग ट्यूब पे लॉन्ग टाइम रहा था। तो ख़ैर फिर मैं 10-12 दिन के लिए जब हॉस्पिटल भी नहीं गई तो फिर उसको प्रैक्टिस दूध की जो है वो आदत नहीं रही थी। उसके बाद जब मैं गई तो उसको ज़ाहिर-सी बात है वो भूल चुका हुआ था, तो फिर मैंने उसको बोतल के साथ ट्राई करना शुरू किया। बोतल के साथ वो पीता ही नहीं था बिल्कुल, उसको पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो शुरू से वो बोतल का जो है नहीं पी रहा था। और फिर यही वजह थी कि जब वो 2 माह के बाद घर वापस आया तो माशाल्लाह ये 3 किलो का था, तब हो चुका हुआ था और एक हेल्दी बेबी था। लेकिन जब ये घर वापस आया तो अनफॉर्चुनेटली ये फीडिंग ट्यूब के साथ घर वापस आया, क्योंकि इसको नहीं पता था मैंने दूध कैसे पीना है, ये सब चीज़ें वो भूल चुका हुआ था। लेकिन अल्लाह मियाँ का लाख-लाख शुक्र है कि मेंटली और फिज़िकली हर लिहाज से बिल्कुल ठीक था। इस तरफ से मेरे दिल को बहुत तसल्ली थी क्योंकि जब प्रीमेच्योर होता है ना बच्चा, बहुत ज़्यादा इस तरह के रिस्क होते हैं और इंसान में इतना मैं डर गई हुई थी ना जब ये पैदा भी हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं हर टाइम दिल में मेरे ख्याल आता और फिर मैं दुआएँ पढ़ते रहनी कि अल्लाह मियाँ तूने ही दिया है, तू इसकी हिफाज़त फरमा, जैसे तूने इसको ज़िंदगी दी है तू आगे भी इसको सेहत और सलामती वाली जो है ज़िंदगी अता फरमा। और मैंने हर टाइम ना ये दुआ पढ़ते रहना, रब्बी हब ली मिन सालिहीन। जब भी मेरा दिल उदास होता, जब या मेरे दिल में तरह-तरह के ख़्याल आते या परेशान हो, बस मैंने दिल में ये ना तेज़-तेज़ दुआ पढ़ना शुरू कर दी। मैं यही पढ़ती रहती ताकि मेरे दिल में इस तरह के कोई ख़्यालात ना आएँ। और अल्लाह मियाँ कितना फ़ज़ल हुआ कि मेरी दुआएँ जो है रंग लेके आई और जब ये घर आया तो है तो ये फीडिंग ट्यूब पे था लेकिन मेंटली और फिज़िकली इसकी सब रिपोर्ट क्लियर थी कि हर लिहाज से ये ठीक है।
और एक टाइम आएगा कि जब इसकी जो फीडिंग ट्यूब भी उतर जाएगी। और 2 माह बाद के बाद जब मैं घर आई ना अपने बेटे को लेके, तो उसके बाद आप यकीन करें मेरे लिए इससे ज़्यादा टफ टाइम हो गया। और क्योंकि पहले तो हॉस्पिटल में नर्सेज वगैरह होती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती थी, मुझे इतना ऐसा कुछ काम करना नहीं पड़ता था, वही सब देखती थी। लेकिन जब घर आया तो इसकी ना एक दफ़ा ट्यूब भी निकल गई, तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई, मेरे दिल को भी इतना अजीब हो रखा है, लग रहा बेटा तो इतनी देर से भूखा है और इसकी ट्यूब भी नहीं है और मैं क्या करूँगी। फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई, उन्होंने ट्यूब डाली, काफ़ी देर बाद फिर इसने दूध पिया, तो फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाया करती थी कि अक्सर इसकी ना ट्यूब निकल जाया करती थी नाक से, और मुझे जो है शुरू में मशीन चलाना भी नहीं आती थी, क्योंकि घबराहट और टेंशन होना शुरू हो जाती है माँ के लिए, तो ये नेचुरल सी चीज़ है। जब मुझे याद है अच्छी तरह से पहली दफ़ा हम इसको घर लेके आए थे, तो मैंने जो गलत ट्यूब निकाल ली थी और वो मैं मशीन के साथ कनेक्ट करी जा रही थी, मैं जो अपने हस्बैंड के साथ बोली जाती है अब मैं क्या करूँगी कि इसके दूध का टाइम और उसको मुझे ट्यूब लगाना नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने ट्यूब ही गलत निकाली हुई थी और मुझे इतनी घबराहट और टेंशन हो रही थी कि मैं इस चक्कर में डिब्बा मैंने सारा खोल के ही नहीं देखा था। फिर मेरे हस्बैंड ने निकाल कर देखो ये और है और ये जो है मशीन के साथ कनेक्ट होने वाली है, फिर वो मैंने लगाई, इसने दूध पिया तो मुझे तसल्ली हुई। फिर यहाँ पे जी मैंने इफ्तार बना रही थी, उसके साथ साथ मैंने जो है दाल भी रख ली हुई थी चूल्हे पे, वो मैं बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सहरी में ना दाल बना लो, आज दाल खाने का दिल चाह रहा है, वो बनाती। तो खैर जब मेरा बेटा घर आ गया तो उसके बाद आपको पता है जब बच्चा फीडिंग ट्यूब पे हो तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग उसको होती है ना, क्योंकि वो स्टमक के अंदर होती है, मूव कर रही होती है, तो इस वजह से भी जब मूवमेंट होती है तो बच्चे को उल्टियाँ होना ये नेचुरल सी बात होती है। तो इतनी ज़्यादा ये वॉमिटिंग्स करता था, मतलब हर फीडिंग के बाद इसने एक बिग स्प्लैश करना, इस तरह से उल्टी होती थी कि सारी तो दूध बिखर जाता था, स्प्लैश की तरह से उल्टी होती थी। और मेरे लिए वो समेटना और उस टाइम पे इतना वो टफ टाइम और मुझे इतना रोना आ रहा होता था, क्योंकि दिन में अगर ये 5 to 6 फीडिंग लेता है तो इसका मतलब इसने हर फीडिंग के बाद वॉमिट करनी होती थी। मेरी हर रोज़ सुबह के टाइम एक उठ के मैंने मशीन कपड़ों की लगाना मेरी मस्ट होती थी, क्योंकि जो इसके उल्टी वाले कपड़े होते थे वो मैंने धोने होते थे, और क्योंकि अगर मैं उनको ज़्यादा देर रखूँगी ज़ाहिर सी बात है उन्होंने स्मेल छोड़ देनी होती थी, तो फिर मैंने वो वॉमिट वाले कपड़े उसके पहले सुबह उठ के धोने और फिर मेरे पूरा दिन की ये रूटीन होनी थी। मैंने जो ऑनलाइन शीट्स पाई थी उससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हुई कि जब ये उल्टी करता था तो मैंने जो है शीट्स जैसे निकालनी उसको फेंक देना, लेकिन कपड़ों पे तो ज़ाहिर सी बात होती थी, वो तो मुझे फिर भी इसके चेंज करने पड़ते थे और धोने पड़ते थे। लेकिन खैर ये मुश्किल टाइम भी जो था वो गुजर गया हुआ था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसमें जो आजमाइश थी उसके बाद वो टल भी गई। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ एक्टिव एंड हेल्दी बेबी। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और यहाँ पे ये बात बताने का मकसद सिर्फ यही था कि देखिए जैसे हमारा बच्चा अगर वो दूध नहीं पी रहा है या कोई ऐसी वजह हो गई है तो हमारा दिल कितना परेशान हो जाता है और हम लोग कितना जो है हमें हाथ पाँव पड़ जाते हैं कि किसी तरह से हमारा बच्चा जल्दी से दूध पी ले। तो आप खुद सोचें जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई है वो किन हालात में हैं और उनके पास खाने तक को रोटी नहीं है, मतलब उनके पास खाने को, पहनने को, रहने को जगह नहीं है। तो क्या हम इसी पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जो पहले ही पड़े हुए कपड़े हैं वो हम उनको पहना देंगे, या हमारे भी जो औरतें भी हैं हम जो इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं हम ये भी तो कर सकते हैं जो पहले हमारे पास न्यू जोड़े हैं उनमें से कोई जोड़ा पहन ले और उन्हीं पैसों से हम उनकी हेल्प कर दें। तो इस तरह आप ये देने से पहले ये मत सोचें कि यार ये बहुत थोड़ा है, कतरा कतरा से दरिया बनता है, इस टाइम उनको कतरा कतरा की ही ज़रूरत है। तो उनको आप कभी मत भूलें, ये क्योंकि प्रैक्टिकल करने का टाइम है, सिर्फ बातों का टाइम नहीं है। हमने ये करना है, हमने उनकी जो हेल्प है वो करनी ही करनी है। और यहाँ पे जी मैं एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा बेटा प्रीमेच्योर हुआ था और मुझे डॉक्टरों ने अलाउ नहीं किया था कि मैं बहुत ज़्यादा गैदरिंग में जाऊँ, कि फीडिंग ट्यूब पे था और इसको ज़्यादा बहुत जल्दी जो इन्फेक्शन और जरासीम लगने के चांस थे। तो मैंने इतने माह घर में रहना और इस तरह से फिर घर में रहना और मैंने बाहर भी नहीं जाना और मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था। आज आके इसके पूरा दिन उल्टियाँ साफ कर करके और काम कर करके मैं इतना मुझे स्ट्रेस फील होता था। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो यहाँ चैनल स्टार्ट करने की बात की तो मुझे याद आया कि मेरी जो तीसरी इनकम है वो भी आ चुकी हुई है। मैंने जो इस बार सोचा, अभी जो मेरी पहली और दूसरी है वो भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। मैंने इस दफ़ा जो नियत की थी कि मैं जब तीसरी भी आ जाएगी तो मैं तीनों जो इंशाल्लाह चीनी बहन भाई उनको जो मैं भेज दूँगी। तो इस तरह से नियत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग भी किसी भी सूरत में उनकी हेल्प कर सकते हैं, देखिए राशन की सूरत में भी कर सकते हैं, आप पैसों की सूरत में भी कर सकते हैं, बस एक पहला कदम उठाने की ज़रूरत हमें होती है। तो अल्लाह में जो रास्ते हमारे खुद ही खोलता चला जाता है। तो अगर आप नियत कर लेना तो अल्लाह में जो है खुद ही वसीले बनाता जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे यूट्यूब पे इनकम तीसरी कैसे आ गई, कैसे ये जो इनकम है बनती जाती है। शायद मैंने ये नियत की है उनके नाम की, इसी वजह से अल्लाह मैंने इतनी बरकत भी डाली हुई है। खैर ये तो होगी कुछ दिल की बातें। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही ना उदास हो रहा था, क्योंकि मैंने इंस्टा पे मैं रील्स देख रही थी और देखते देखते मेरे इस तरह मेरे सामने ना एक रील आ गई थी जिसमें से वो बच्चे थे और बर्तन टाक के चल रहे थे, उनके पास कुछ खाने को नहीं था और मेरा देख उसके बाद ना काफ़ी देर मेरी तबीयत खराब रही।
मेरा दिल भी इतना उनको देख देख के ख़राब हो रहा था कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा जुल्म। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने अपने जो बेटे की भी स्टोरी जो है आपके साथ शेयर की, कैसे मेरा वो टफ़ टाइम था और वो अल्लाह का फ़ज़ल है जो गुज़र गया। और मेरे सास-ससुर हैं जो मेरे ससुराल है, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, वो मेरे बच्चों को देख लेते थे। और जैसे जब मेरा बेटा भी घर आ गया, तो अक्सर कुछ काम मैं खाना वगैरह नहीं बना पाती थी, तो वो भी मुझे भेज दिया करते थे। लेकिन मैं खुद से कभी भी नहीं कहती थी, क्योंकि पता नहीं मुझे कहना जो है किसी को अच्छा नहीं लगता है। दफ़ा ऐसे भी होता था कि मैं 1-1, 2-2 दिन जो है मैं भूखी रहती थी, क्योंकि बच्चे के साथ इतनी हेक्टिक रूटीन होती थी ना, और उसकी ट्यूब का मेरा ध्यान जो है मुझे रखना होता था। मैं 1 मिनट के लिए अगर इधर-उधर हुई उसकी ख़ास तौर पे दूध पीते हुए, तो अगर वो निकल गई तो फिर मुझे बहुत ज़ाहिर-सी बात है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो मैं उसके पास ही बैठ के उसको फ़ीड कराती थी, और हर फ़ीड के अलावा भी मैं उसको हर टाइम देखती रहती थी कि कहीं इसकी ट्यूब तो नहीं निकल गई। तो इसी वजह से मैंने काफ़ी टाइम तक जो है खाने फ्रीज़ कर के भी खाए हुए हैं। जब भी मैं खाना बनाती थी तो मैं कोशिश होती थी मैं एक्स्ट्रा बना लूँ, उसको फ्रीज़ कर लूँ, जैसे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट्स हों या फिर इस तरह की कोई इमरजेंसी हो, तो मैं वही खाना फ्रीज़र से निकालती थी और मैं खा लेती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था। अक्सर इस तरह की मेरी रूटीन होती थी। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कम ही जो है फ्रीज़ खाने खाऊँ। इसलिए मैं अक्सर वीडियोज़ में भी कह रही होती हूँ कि कम-कम फ्रीज़ जो है कम ही खाएँ आप, बहुत कम। लेकिन अभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो मैं खाने बना के जो अक्सर फ्रीज़ कर लिया करती हूँ। लेकिन जो चीज़ें फ्रीज़ नहीं करने वाली होती, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना करूँ, कि ऑलरेडी मैं फ्रीज़ खा ही रही होती हूँ। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इफ्तारी भी पैक कर ली हुई थी, और मेरे हस्बैंड भी देख के हँस रहे थे, कल की तैयारी हो रही है। अच्छा, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये भी तो हेल्प का तरीका है कि हम खाना बनाएँ, अगर एक दिन ज़्यादा बना लें तो अगले दिन भी वही चला लें, या फिर हम अगर एक दिन का भी बना लें तो सिर्फ़ 1-2 डिशेज़ ही बनाएँ। और इस तरह से भी काफ़ी हद तक हम पैसे जो है सेव करके हेल्प कर सकते हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पे बेल्जियम का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे लाइम स्केल इतने ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं ना पानी के, यहाँ पे जो पानी के छींटे पड़ते हैं उससे वाइट-वाइट निशान पड़ जाते हैं। पूरा दिन मेरी बस कूचा-काची में निकलती है। अगर आप लोगों के पास कोई हल हो इस चीज़ का तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे बेटे को जी बुखार था, तो उसकी भी मैं दवाई दे रही थी। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं जी, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।